हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ को। आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 14। ये होगा हमारा इंग्लिश का मॉक टेस्ट। इसमें हम 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और लेवल जो होगा बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल होगा, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के नाम से, तो वहाँ पर जाकर आप बाकी के मॉक टेस्ट देख सकते हैं। और इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 14 जो कि होगा इंग्लिश का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। बोला गया है द मदर of the dead child was overwhelmed dash grief। तो देखिए, आपने प्रीपोजिशन में कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ रखे होंगे, तो जब भी कहीं पर आपको ग्रीफ लिखा हुआ दिख जाए तो ग्रीफ से पहले क्या लगा देते हैं हम, विद। तो यहाँ पर क्या आएगा, द मदर ऑफ द डेड चाइल्ड वॉज ओवरवेल्म विद ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख में, ठीक है। तो ओवरवेल्म विद ग्रीफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विद। आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करना है और आंसर अपना देना है। ठीक होता है तो ठीक है, आपको +1 कर लेता है। गलत होना है तो कोई भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताने कि आपके कितने मार्क्स आए इन 20 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है डैश अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस सिटी हैज़ बीन प्रोस्पेरस। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंस का। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस सिटी हैज बीन प्रोस्पेरस, है ना। तो बहुत लंबे समय से यह सिटी बहुत ज्यादा प्रगतिशील रही है, उन्नतिशील रही है, प्रोस्पेरस रही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया शी इज सो फास्टिडियस। फास्टिडियस होता है बहुत ज्यादा जिद्दी, है ना। तो उसको बोला जाता है सो शी इज सो फास्टिडियस दैट डैश ऑफ द 3 हाउसेस वाज लाइक्ड बाय हर। तो नीदर ऑफ द 3 हाउसेस वाज लाइक्ड बाय हर, ईदर ऑफ द 3 हाउसेस। तो यहाँ पर आप सिंपली पहले ये देखें कि 3 हाउसेस की बात की गई है, 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात की गई है। तो जब कभी भी 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है तो उसमें हम हमेशा क्या लगाते हैं, नन का यूज़। यानी कि 2 से ज़्यादा चीज़ें, उसमें से कोई भी पसंद नहीं है, मतलब कोई एक को भी सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, तो हम बोलते हैं नन का यूज़ करते हैं। अगर कोई 2 चीज़ें होती हैं तो ईदर और नीदर का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 हाउसेस की बात की गई है, सो शी इज़ सो फास्टिडियस दैट नन ऑफ द 3 हाउसेस वाज लाइक बाय हर। वो इतनी जिद्दी है कि उन तीनों घरों में से उसको कोई भी पसंद नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिल इन द ब्लैंक्स का है। ऑफ द 2 असिस्टेंट्स वी एम्प्लॉयड द लास्ट मंथ। यानी कि जो 2 असिस्टेंट जो कि हमने पिछले मंथ एम्प्लॉय किए थे, उनमें से आई फाइंड रमन डैश हार्ड वर्किंग। तो 2 लोगों की बात की जा रही है और रमन को क्या पाया, डैश हार्ड वर्किंग। तो कंपेयर किया जा रहा है दूसरे वाले एम्प्लॉय से। तो बेसिकली एक कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जहाँ कहीं भी कंपैरिजन की बात हो जाती है वहाँ पर कौन सी डिग्री का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोर। यानी कि ऑफ द 2 असिस्टेंट्स वी एम्प्लॉयड लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने जो हमने 2 एम्प्लॉयर जो असिस्ट किए हैं, जो लिए हैं, जिनको एम्प्लॉय किया है, उनमें से रमन जो है वो मोर हार्ड वर्किंग है दूसरे एम्प्लॉय से, ठीक है। तो इस तरह से एम्प्लॉय से, दूसरे एम्प्लॉय से वो ज़्यादा मोर हार्ड वर्किंग है। तो कंपैरिजन किया जा रहा है, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री। इफ आई वर यू आई डैश बी केयरफुल विद माई वर्ड्स। तो पास्ट टेंस की बात की जा रही है। तो पास्ट में किसी चीज की बात की जा रही है, मतलब पास्ट में फ्यूचर की बात बताई जा रही है, ठीक है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, यानी कि तुम्हारी जगह होता, तो आई डैश बी केयरफुल विद माई वर्ड्स, मैं अपने वर्ड्स में केयरफुल होता, सतर्क होता, जो भी चीज बोल रहा हूँ उसमें सोच समझ कर बोलता। तो इसमें हमेशा यूज किया जाता है आपका वुड का। जब पास्ट में हम किसी फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं तो वहां पर यूज किया जाता है वुड। सो
इफ़ आई वर यू आई वुड बी केयरफुल विद माई वर्ड्स, है ना, तो मैं थोड़ा केयरफुल होता अपने वर्ड्स को लेकर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में बताना है हमें मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा एग्जैगरेशन, तीसरा हेल्यूकिनेशन, चौथा है एडमोनिशन। तो देखिए कॉम्बिनेशन तो ठीक स्पेलिंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब भी पता है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया जाता है या ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो जो गलत है इसमें, जो स्पेलिंग गलत लिखी है वो है एग्जागरेशन की। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, इसमें दो जी आते हैं, डबल जी, एग्जागरेशन। ठीक है, एग्जागरेशन। एग्जागरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। अतिशयोक्ति, जो अलंकार आपने हिंदी में पढ़े होंगे, अतिशयोक्ति किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यू नो बढ़ा देना, उस चीज़ को जितनी जो एक्चुअल में बात थी उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। वहीं हेल्यूकिनेशन की स्पेलिंग भी करेक्ट है। हेल्यूकिनेशन का मतलब होता है डिल्यूजन, को भी जो मोह माया आप जिसको बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ जो कि एक्चुअल में रियल नहीं है बल्कि एक तरह का डेल्यूजन है, माया है, मोह माया जिसको बोल सकते हैं। वहीं एडमोनिशन क्या होता है, एडमोनिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में अलर्ट करना, वार्न करना, चेतावनी देना, तो उसको बोला जाता है क्या, एडमोनिशन। विच वन इज मिस स्पेल्ट, अगेन मिस स्पेल्ट बताना है। तो पहला है सैक्रोसेंट, तो सैक्रोसेंट तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब होता है पवित्र किसी चीज़ को, है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं आप इकट्ठा होते हैं, जो बहुत ही पवित्र जगह होती है, उसको बोला जाता है सैक्रोसेंट। वहीं सैक्रेड भी क्या होता है, सैक्रेड भी क्या है, एक तरह का पवित्र स्थान को या पवित्र चीज़ों को सैक्रेड बोला जाता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सैक्रामेंट की, तो सैक्रामेंट भी उसी सेंस में आ गया, कोई जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, संस्कार होते हैं, या बहुत ही ज़्यादा धार्मिक चीज़ है, पवित्र चीज़ है, उसके सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों तो सिनोनिम है एक दूसरे के, और स्पेलिंग भी इनकी ठीक है। वहीं सैक्रिलीज की बात करता हूँ ना, तो इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, इसमें आई आता है, तो SACRI, ठीक है, सैक्री, और यहाँ पर आता है LEGE, सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का मतलब होता है, इनका अपोजिट है, सैक्रिलीज का मतलब होता है अपवित्र करना किसी भी चीज़ को, या उसके साथ छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना, तोड़ना मरोड़ना उसको, है ना, तो वो सभी चीज़ आ जाती है सैक्रिलीज में, अपवित्र करना। इसमें भी हमें बताना मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, एलिट्रेशन, अलाउंस, ऑलमाइटी और एलमेनिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत है, टी के बाद ई भी लगाना पड़ता है, यानी कि ALLI, ये तो हो गया एली, देन टेरेशन, TERATION, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को बदलना, जैसे किसी भी चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर देना, है ना, एलिट्रेशन। हिंदी में बोले तो अनुप्रास जिसको कहा जाता है ना, कोई भी चीज़ थोड़ा सा चेंज की जा रही है तो उसको हम बेसिकली उसका यूज़ किया जाता है, एलिट्रेशन वर्ड का एक्चुअल में वही मतलब होता है। वहीं अलाउंस का मतलब पता ही है, जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट दिया जाता है, जिसको हिंदी में भत्ता बोलते हैं। ठीक है, जो सैलरी के साथ अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, डियरेंस अलाउंस, और अलग अलग अलाउंस होते हैं। ऑल माइटी का मतलब है जो सबसे बड़ा हो, सर्वशक्तिमान जिसको बोल सकते हैं, है ना, सर्वशक्तिमान, जो गॉड के लिए यूज किया जाता है, ऑल माइटी गॉड। वहीं एल्मेनिक की बात करते हैं, तो एल्मेनिक क्या होता है, तो एल्मेनिक बोला जाता है किसी भी तिथि को, या कैलेंडर जो होता है एक तरह का, एक समय सारणी के अनुसार कोई भी चीज़ है तो उसमें यूज़ किया जाता है एल्मेनिक। तो पंचांग हिंदी में बोल सकते हैं, कैलेंडर बोल सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एल्मेनिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एलिट्रेशन, जिसमें टी के बाद ई भी लगाया जाता है, ये मिस स्पेल्ट था। सिनोनिम बताना है मैं मेटिकुलस का। तो मेटिकुलस का सिनोनिम की बात करते हैं, तो मेटिकुलस होता है बहुत ही सूक्ष्म चीज़, या कोई ऐसा जो कि किसी में कमी निकालता है ना, उसको बोला जाता है मेटिकुलस। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत, है ना, ध्यान देना किसी भी चीज़ पर, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा पेन्स टेकिंग। ठीक है, पेन्स टेकिंग क्या है, मेटिकुलस का सिनोनिम है, जिसका मीनिंग भी वही होता है। वहीं इनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा, करेक्ट का, क्लीन का, और मैथडिकल का। ठीक है, तो सिंपल से वर्ड्स हैं, इनकी बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसका सिनोनिम बताना है मैं डोसाइल का। तो डोसाइल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो हम्बल, हम्बल पर्सन होता है ना, हम्बल, या फिर हिंदी में बोलते हैं विनम्र, मोडेस्ट।
ठीक है, उसको बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब भी वही होता है, बहुत ज़्यादा हम्बल और काइंड होना, बहुत ज़्यादा है ना, विनम्र होना। वहीं स्टबर्न का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। स्ट्रॉन्ग का मतलब पता ही है, अफर्म, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। चेंजेबल, जिसको चेंज किया जा सके, है ना, परिवर्तन किया जा सके जिसके अंदर। सिनोनिम बताना है अडॉर्न का। तो अडॉर्न, आपने ये वर्ड सुना होगा, अडोरेबल। अडोरेबल जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है ना, अडोरेबल, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो अडॉर्न का सिनोनिम बताना है, तो ब्यूटीफुल से रिलेटेड एक ही वर्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ब्यूटीफाई। तो ये क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, अडॉर्न का सिनोनिम। ट्रस्ट का मतलब पता ही है, विश्वास, भरोसा। राइटर, लेखक। सस्पेक्ट, किसी के ऊपर शक होना या संदिग्ध पर्सन को बोला जाता है सस्पेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटीफाई। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इसमें बताना है इसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक। तो किसी भी रिवर के जो कोस्ट में कंट्री का जो पिछला हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है। जैसे कोई भी रिवर है, उसके यहाँ का एरिया जो भी होगा कंट्री का, तो इस एरिया को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, हिंटरलैंड। ठीक है, इसको बोला जाता है, पर्टिकुलर नाम है इसका हिंटरलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिंटरलैंड। Again, one word substitution, a test in which cells from disease organs are removed and tested। यानी कि जो भी diseased organ है, जिस organ में दिक्कत है, उसमें से उन उन सेल को बेसिकली हटा देना जिसके अंदर डिजीज है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो इसका नाम भी आपने सुना होगा कई बार, तो इसको बोला जाता है बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी की जाती है, इसके थ्रू डिजीज ऑर्गन से रिमूव की जाती हैं कुछ सेल्स, है ना, ये कई बार आपने नाम भी सुना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट, बायोप्सी। एन ऑलिव ब्रांच, इसका भी वन वर्ड नहीं है बेसिकली, ये आप ईडियम फ्रेज में इसको ले सकते हैं। तो एन ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है ये पीस, शांति का एक प्रतीक है ऑलिव ब्रांच। जो आपकी जैतून की जो पत्तियां होती हैं ना, जिससे तेल निकलता है जैतून का, तो उसकी जो पत्ती होती है वो शांति का प्रतीक है। जैसे आपने यूएन का जो सिंबल है वहां पर भी देख रहा होगा, इस तरह से वो ऑलिव की ब्रांचेस लगी रहती हैं। तो ये किसका सिंबल होता है, पीस का, शांति का। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एन ऑफर ऑफ पीस। तो एन ऑलिव ब्रांच इज एन ऑफर ऑफ पीस। टू सो वंस वाइल्ड ओट्स, तो ये भी ईडियम है, इसका हमें मतलब बताना है, इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रैपिडली बढ़ना, फैलना, है ना, खूब ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एरिया में बढ़ते जाना। तो यानी कि जो एंगेज होना किसी भी अपनी यूथफुल एक्सरसाइज में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टू एंगेज इन यूथफुल एक्सेसेस, कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना, एंगेज हो जाना किसी भी चीज़ में। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू एंगेज इन यूथफुल एक्सेसेस। ना यहाँ से अपने ये फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें जनरली आपके फिलर्स आते हैं। हो सकता है आपको पैसेज भी दे दिया जाए, तो मैं कुछ अगले जो टेस्ट होंगे उसमें पैसेज भी इंक्लूड करूँगा। तो यहाँ पर बोला है, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज डैश दैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड आर बेटर फॉर आर हेल्थ। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड, डिफेनेस्ट्रेटेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, एडमिनिस्ट्रेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कि किसी चीज़ को परफॉर्म करके दिखाना। तो एक ग्रुप ऑफ टीचर्स रिसर्चर्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कि उन्होंने दिखाया कि दैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड आर बेटर फॉर आर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए पॉजिटिव माइंड और प्लेजर क्या है, इंपॉर्टेंट है। दिस न्यू इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू हेल्थ इज नॉट only more powerful but also has no side effects. Central to this claim are recent findings that even getting an education may add as much as 10 years to your dash। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें बताना है क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये क्या कर सकता है, रिसेंट फाइंडिंग्स दैट इवन गेटिंग एन एजुकेशन मे एड एज मच एज 10 years टू योर लाइफ, अपनी लाइफ में 10 years और ऐड कर सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लाइफ। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना क्या, लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बताना है हमें कि पार्ट 3 में क्या वर्ड आएगा।
So that is why National Geographic featured John de Rosane in its book The Incredible Machine, which discussed old age. De Rosane, an artist, continued to retirement to a dash lifestyle. टू अ विच लाइफ स्टाइल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कुछ कोई भी एक्सरसाइज ना करना, बहुत ही आलसी, लेजीनेस से भरा होना पूरा जीवन, उसको बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट बिलीव दैट रिटायरमेंट टू अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से रिटायरमेंट लेना यानी कि बहुत ज़्यादा लेजीनेस और कोई एक्सरसाइज ना करना, उससे इसके बारे में बता रखा है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइफ स्टाइल इनिशिएट्स और एग्रावेट्स मेडिकल प्रॉब्लम्स दस शॉर्टनिंग लाइफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, एडल्ट्स ओवर 65 कैन लर्न अ डैश स्किल टू लर्न अ नेटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल, एग्जागरेटिव स्किल और डिस्क्रिमिनेटिव स्किल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिएटिव स्किल। ये आप वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो क्रिएटिव स्किल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, एडल्ट्स ओवर 65 कैन लर्न अ क्रिएटिव स्किल लाइक ऑयल पेंटिंग एज रेडिली एज यंगर स्टूडेंट्स, सो रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब इन अ सेंस मीनिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्रिएटिव। लास्ट क्वेश्चन है, अब यहां पर हमें बताना है, तो पढ़कर देख लेते हैं। एज यंगर स्टूडेंट, सो रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब इन अ सेंस मीनिंग रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ अनलेस डैश बाय सम अदर प्रेफरेबली न्यू एक्टिविटी, अनलेस पिगमेंटेड बाय सम अदर, या अनलेस सप्लीमेंटेड बाय सम अदर, या अनलेस एक्सपेरिमेंटेड बाय सम अदर, और अनलेस ornamented by some other preferably new activity। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सप्लीमेंटेड, यानी कि एज यंगर स्टूडेंट, सो रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब इन अ सेंस मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ अनलेस सप्लीमेंटेड बाय, सप्लीमेंटेड उसको बढ़ाना, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट करना, बाय सम अदर प्रेफरेबली न्यू एक्टिविटी, किसी दूसरी क्रिया के द्वारा। तो ये था आज का टेस्ट, एंड आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। आपका क्या स्कोर रहा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और पहले की वीडियोस नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।